Hello students, welcome to the digital platform of Gyanam. Today we will discuss the topic of criminal law, is arrest of the person. Arrest of person जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर स्टूडेंट्स में, अथॉरिटीज में और आम जनता में भी उसके बारे में जो है बड़ी जिज्ञासा रहती है और उनके बेसिक सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे उनके उभर के सामने आते हैं। जैसे उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अरेस्ट, गिरफ्तारी क्या होगी, अरेस्ट क्या होगा, एक व्यक्ति को कब अरेस्ट किया जा सकता है, उस व्यक्ति को कौन कौन अरेस्ट कर सकता है और उस व्यक्ति को जो अरेस्ट करने के बाद उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे और उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है या उसको क्या क्या उसकी देखरेख कैसे की जाती है और उस व्यक्ति के जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जो है किन किन तरह के चरणों से गुजरना पड़ता है, तो उसका किस तरह से एक पूरी अरेस्ट जो है वो होती है। तो इस तरह के जो धारणाएं हैं वो समाज में रहती है, लोगों में रहती है, वो स्टूडेंट्स में रहती है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो जो लीगल ऑफिसर पंजाब पुलिस के लिए, जो अभी हम लीगल ऑफिसर के लिए जिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है एक बहुत ही अहम और जरूरी टॉपिक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है वो है क्या। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन की अगर हम बात करें तो अगर इसका लिटरल मीनिंग हम देखें अरेस्ट का, तो लिटरल मीनिंग का मतलब है टू स्टॉप, यानी कि किसी भी चीज को रोकना। लेकिन यहां जो अरेस्ट ऑफ पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब है एक व्यक्ति की मूवमेंट को रोकना, एक व्यक्ति की जो आजादी है उसको जो है एक प्रतिबंध लगा देना। यानी किसी व्यक्ति को हवालात में रखा जाता है तो उसकी जो है मूवमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री में ही रिस्ट्रिक्ट की जाती है। तो ऐसे हम जो है उसको उस मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम अरेस्ट से हमारा ये मालूम लगता है कि एक व्यक्ति को जो है उसकी मूवमेंट को सीज कर देना, उसकी मूवमेंट को जो है फ्रीज कर देना, ऐसी स्थिति को हम अरेस्ट कहते हैं। और अब जो बात करते हैं इसका लीगल प्रोविजंस की, तो लीगल प्रोविजंस की अगर बात करें तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 41, 42, 43, 45 and 46, 47, 48, 49 और कंटिन्यू टू 59, ये सब जो सेक्शंस हैं 60 including 60, these sections are talk about the chapter of arrest of a person, and today we will discuss the very basic idea and very basic concept of arrest. तो अब हम इस बात करें तो हमें क्यों हम अरेस्ट को लेकर जो हमारी क्या क्या धारणाएं हैं और उनकी संतुष्टि कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो भी क्या जरूरत है अरेस्ट को, सबसे पहला सवाल ये आता है कि अरेस्ट को इतना क्रिटिकली एग्जामिन करने की क्यों जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें भारत का संविधान आर्टिकल 21 जो है वो हमें आजादी देता है कि हम जो है अपनी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की हमें आजादी देता है। और अगर किसी व्यक्ति को फ्रीज किया जाता है, किसी व्यक्ति को रोका जाता है, किसी व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, तो वो डायरेक्ट जो है उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमारा राइट जो है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से आया है वो हमारा जो है वो कर्टेल हो जाता है, उसका जो है इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है। लेकिन जब अगर हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं आर्टिकल 21 की, तो वो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस। जो हमारी 21 की जो लैंग्वेज है वो ये साफ साफ कहती है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनल लिबर्टी और जो मूवमेंट है वो उसको नहीं रोका जाएगा, बशर्ते जब तक कि वो किसी लॉ या किसी कानून की जो पालना करते हुए ऐसा ना किया जाए। तो अगर उस दृष्टिकोण से जो है सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी जो है वो हमें बताता है कि भाई क्या प्रोसीजर होगा, क्या किसको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर 42, 43 और ये बंच ऑफ जो सेक्शंस हैं वो पूरे हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति का जो है अरेस्ट करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, ताकि जो है किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है, जो गारंटी है आर्टिकल 21 के द्वारा, उस पे कोई आंच ना आए। तो अब हम अगर इसकी और डायमेंशंस की बात करें, बात करें तो अरेस्ट को लेकर इतनी सारी बातें, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी जो है 2 केस आए। पहला केस आया नंदनी सत्यपाथी का केस आया, और नंदनी सत्यपाथी का केस आता है, और उसके बाद जो है दूसरा केस जोगिंदर कुमार वर्सेस
स्टेट ऑफ यूपी और तीसरा केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन तीनों केसों को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इन तीनों केसों को एग्जामिन किया और इन तीनों केसों की जो पृष्ठभूमि थी उनसे ये उन्होंने उनके ऊपर उन्होंने अमल करते हुए रिकमेंडेशन दी कि नहीं, अब भारत में जो है, भारत में आपराधिक कानून जो है, क्रिमिनल लॉ जो है, उन सब में अरेस्ट के प्रोविजंस को लेकर जो है तब्दीलियां करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अरेस्ट के प्रोविजंस जो हैं वो अब एक तरह से मानवाधिकार और व्यक्ति का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के साथ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और इसके बाद जो है उन्होंने रिकमेंडेशंस उसके ऊपर दी और उसके बाद जो है कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस जो है सीआरपीसी में उनको प्रोविजंस को लेकर आए। अब उसके बाद आता है कि सबसे बड़ी जरूरी बात जो हमारा पहला, जो अब हम इसको डीपली अगर हम इसको डिस्कस करें, एक एक चीज को इसको हम बाइफरकेट करके देखें, तो सबसे पहला हमारा काम आता है कि भाई व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट, कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है या वो सस्पेक्ट है, तो सबसे पहला काम जो पुलिस करती है, जो अथॉरिटी करती है, या कोई प्राइवेट पर्सन करता है या मजिस्ट्रेट करता है, वो सबसे पहला काम क्या करता है कि पहला उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति की अटेंडेंस जो है कोर्ट के सामने उसकी लाई जा सके, उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके ताकि अब ट्रायल चल सके। दूसरा है, अगर ऐसे व्यक्ति को ना पकड़ा जाए या ऐसे व्यक्ति को जो है ना हम उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो वो क्या होगा, वो फर्दर क्राइम भी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए, टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम्स, अगर वो दोबारा कोई ऐसी घटना ना कर दे, और या वो जो है, जो उसने घटना कर दी है उसके जो सबूत होंगे उनको वो डिस्ट्रॉय ना कर दे, जो विटनेसेस होंगे उनको वो डराए धमकाए ना, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे, उनको टेम्पर करने की कोशिश ना करे। तो इस उद्देश्य को लेकर भी जो है हम अरेस्ट को अंजाम दिया जाता है किसी व्यक्ति की। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर एक अरेस्ट ऐसी भी होती है कि अगर किसी से भी कोई पुलिस अधिकारी जो है वो इंफॉर्मेशन मांगता है, उसके रेजिडेंस के बारे में पूछता है, उसके पते के बारे में पूछता है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए कहता है, और ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जिससे ऐसा पूछा गया है, ही रिफ्यूज टू गिव दैट इंफॉर्मेशन, और ही gave the information which is believed by the police officer that it is not true or false. In that situation, under section 42 of CRPC, the person can be arrested by the police officer. Then if a police officer who is about to discharge his official duty while arresting some other person or giving effect to their other official duties, and in that situation if a person create obstruction or make that police officer unable to discharge his duty with a free mind, then in that case police officer can arrest that person, the person who is obstructing such, creating such obstacles to the that lawful discharge of duty. Then if a person who was in a custody already, he was already in the custody, in a lawful custody, and he tried to escape, and at that attempt, or if he escaped from that custody, then the police officer or a person can be arrested to take back the custody of that person. Now ये जो हमने अभी जिन चीजों को डिस्कस किया वो हमारे अरेस्ट के प्रमुख उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेकर एक अरेस्ट को अंजाम दिया जाता है या किसी गिरफ्तारी के करने के पीछे ये कारण हो सकते हैं। अब जो हमारा बेसिक सवाल, फिर हमारे सामने एक सवाल आता है कि जी अरेस्ट का फिर टाइप क्या होगा, अरेस्ट जो होगी वो कितने प्रकार की होगी। तो अगर आप बेसिकली देखें तो दो प्रकार की अरेस्ट हमारे पास है, अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट। अब अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट क्या है, इनको हम समझते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट ये होती है कि ऐसी स्थिति जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के। और वो स्थिति क्या होगी, वो स्थिति को दर्शाने के लिए सेक्शन 41
ऑफ सीआरपीसी जो है वो बताता है कि वो कौन कौन सी स्थितियां होंगी जब एक व्यक्ति को एक पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। और दूसरा है कि अरेस्ट विद वारंट, यानी कि ऐसी, अब जो अरेस्ट विद वारंट है वो ऐसी स्थिति होती है कि जब पुलिस ऑफिसर को किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है या कोई रीजनेबल सस्पिशियसनेस है, अगर वो ऐसा है और वो केस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले कोर्ट के अप्रोच करता है और वहां से परमिशन लेता है, वारंट इशू कराता है उसके अरेस्ट के, एंड देन आफ्टर दैट ही गिव इफेक्ट टू द अरेस्ट। अब अगर हम इसकी बात, अगर हम इसकी और गहराई में अगर हम इसको देखें और अगर हम इसको और गहराई में अगर इसको हम देखना चाहें तो ये हमारे पास आता है कि अब हम बात करते हैं कि अरेस्ट जो है वो बिना वारंट के जो है वो कैसे होगी, कब होगी और किस की हो सकती है। तो सबसे बेसिक सवाल जो आता है कि हु मे बी अरेस्टेड, कि कौन होगा जो अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, यानी जिसको अरेस्ट, ऐसी वो कौन सी स्थिति होगी और वो कौन व्यक्ति होगा जिसको अगर हम अरेस्ट करना चाहें तो ही द पुलिस ऑफिसर इज not duty bound to get a formal warrant from a competent court of law। तो ऐसी सिचुएशन में जो है सेक्शन 41 उसके लिए हमें प्रोविजन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है who commits or reasonable suspect। अब any person who against who commits any cognizable offense in the presence of a police officer or against whom a reasonable complaint has been lodged or a reasonable suspiciousness exists in the view of that police officer that he might commit or he is suspect of a offense which is cognizable in nature, in that case he can arrest that person without warrant। अब इसमें एक दूसरी स्थिति भी है। अब इसमें दो स्थितियां बताई गई है। एक स्थिति ऐसी है कि when an offense is alleged or a person who is committed or under a reasonable suspiciousness that this offense for which he is alleged or for which the complaint has been lodged, वो जो offense है वो उसकी जो सजा है वो 7 साल से कम है या 7 साल तक की है, ऐसी उसकी सजा है, लेस देन 7 ईयर और which may extend to 7 ईयर है। ऐसी सिचुएशन में जो है पुलिस ऑफिसर जो है उसको वो अरेस्ट करने, वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले जो है कुछ अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, कुछ ग्राउंड्स होंगे जिन पे वो सेटिस्फाई कर सकता है, उनकी अपनी इंक्वायरी वो जो है उनके ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन पे वो अरेस्ट को अंजाम देगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इफ ए पर्सन हु मेक सच अरेस्ट इन पर्टिकुलर इन दिस सिचुएशन he has to record the reasons if he is arresting that person, और अगर वो उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है तो भी ऐसी स्थिति में भी पुलिस ऑफिसर जो है वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले अब इन चीजों को जांच लेते हैं, हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी स्थिति होगी, वो क्या क्या शर्तें होंगी, कौन कौन सी चीजें होंगी जिन पे पुलिस ऑफिसर को जो है सेटिस्फाई होना है। तो सबसे पहले जो है पुलिस ऑफिसर ये मानता है कि भी इसका अरेस्ट इसलिए जरूरी होगा, कब, जब जो है आगे का किसी उस व्यक्ति को जो है दोबारा फर्दर क्राइम करने से रोकना हो, फिर इसके उसको ऐसा लगता हो कि अगर इसकी अरेस्ट ना की गई है तो ऐसे व्यक्ति के बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर पाएंगे। यानी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब नहीं, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अगर हमारे इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर सकते। इसको प्रॉपरली इंटरोगेट करने के लिए हमें जो है इसकी प्रेजेंस चाहिए, तो इसको जो है हमें पुलिस कस्टडी में लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन हो तो उसको वो अरेस्ट करेगा। फिर जो है पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कर सकता है, एविडेंसेस जो हैं, जो भी एविडेंसेस हैं उनके साथ जो है छेड़छाड़ कर सकता है, या जो है उनको बदल सकता है, या उनमें कोई ऐसा परिवर्तन कर सकता है जिससे वो एस्केप हो जाए। ऐसी अगर संभावनाएं हैं तो भी जो है पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगा। फिर उसको देखता है कि भाई अगर वो कोई विटनेस है, ऐसा व्यक्ति है कोई जो विटनेस हो सकता है, या खुद विक्टिम है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स है, ऐसे व्यक्ति को अगर उसको लगता है कि अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया है
एक्यूज को अगर अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये एक्यूज जो है वो इंड्यूसमेंट करेगा, थ्रेट करेगा या प्रोमिस करेगा, या जो विटनेस होंगे या ऐसा कोई व्यक्ति जो इस केस के बारे में कोई जानकारी रखता है उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाने का, भय दिखाने का या उससे कोई वादा करने का जो काम कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है पुलिस ऑफिसर जो है उसकी अरेस्ट करेगा। अब जो है और दूसरा क्या है, जब उसके बाद की बात अगर हम उसमें मत करें तो जिस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है जब पुलिस वाले को यह लगे कि जब भी इस व्यक्ति की कोर्ट में जरूरत पड़ेगी तो इस व्यक्ति को अगर अब छोड़ दिया गया तो बाद में कोर्ट के सामने लाने में परेशानी आ सकती है या ये पॉसिबल ही ना हो कि फिर ये व्यक्ति हमारे हाथ आए। तो ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उनमें जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट करेगा, और अगर उस केस की सजा 7 साल से कम है, उस ऑफेंस की सजा जो है 7 साल से कम है, तो पुलिस ऑफिसर जो है इन सारे रीजंस को जो है इनमें से एक या इनमें से कोई अधिक रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए उसकी अरेस्ट जो है वो अरेस्ट को अंजाम देगा। अब उसकी अरेस्ट को जो है वो अंजाम देगा। अब ये जो अरेस्ट हुई है, अगर हम इस अरेस्ट की बात करें, अब उसके बाद है कि अब वो कौन कौन से अपराध हैं जिनमें जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, वो जिनको डायरेक्ट जो है बिना वारंट के अरेस्ट किए जा सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, जिसको प्रोक्लेम्ड कोर्ट, एक कंपिटेंट कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी जो है आईपीसी के सेक्शन 410 में बताया गया है कि स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होगी। स्टोलन प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी या तो चोरी से या जो है वो रोबरी से, डकैती से या एक्सटोर्शन से, अगर या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, इन पांचों में से किसी एक तरीके से अगर वो प्रॉपर्टी आई है तो वो प्रॉपर्टी जो है स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टी को जो है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम जो है अगर किसी के पास है और वो आ गई है इस तरह से, तो बेसिकली 3 अगर हम इसको ध्यान रखें तो बेसिकली एनी प्रॉपर्टी विच इज कम थ्रू डकैती, एक्सटोर्शन, रोबरी और थेफ्ट, इन तरीकों से अगर वो प्रॉपर्टी आई है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी होती है, और वो किसी के भी पोजीशन में मिल जाए या पुलिस को शक हो कि इसके पास उसका पोजीशन हो सकता है, तो इस स्थिति में उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। फिर अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, वो किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको अगर रोका जाता है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकता है, जो वो व्यक्ति जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो हम देखते हैं कि अगर कोई ए है, उसको जो है उसकी गिरफ्तारी होनी है, पुलिस के पास उसके जो वारंट आ गया है और पुलिस ने एग्जीक्यूट करना है वारंट, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब उसके परिवार में अरेस्ट करने पहुंचते हैं तो उसका बड़ा बेटा और जो पड़ोसी है वो उसको रोकते हैं कि पुलिस वालों को धक्के मार के बाहर निकालते हैं, आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो जब फोर्स बुलाए, अगर फोर्स है उनके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो अपनी फोर्स, बाकी जो अमला है उसका, सरकारी अमला है, उसको बुलाकर, अपनी फोर्स बुलाकर उन बाकियों को भी ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने के, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के जो है कारण उनको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर ऐसा पाया जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो डेजर्टेड फ्रॉम आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया, यानी अगर वो सेनाओं से भागकर आ गया है, डेजर्ट हो गया है, डेजर्टेड है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। फिर अगर एक स्थिति ये भी अरेस्ट एक स्थिति में ऐसी भी आती है कि मान लो किसी व्यक्ति ने जो है वो श्रीलंका में अपराध कर दिया और श्रीलंका में कोई ऐसा काम कर दिया जो काम अगर वो भारत में करता तो उसको भारत में सजा होती, तो ऐसा काम अगर वो श्रीलंका में करके आ गया है या उसका उसका या तो उसने कर दिया है या उसका रीजनेबल सस्पिशियसनेस उसके ऊपर है, सस्पेक्ट है वो कि इसने ये काम किया हो गया, ऐसी स्थिति में उसको इंडिया आते ही जो है अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको छोड़ा गया है, रिलीज कर दिया गया है, वो कन्विक्ट है लेकिन उसको रिलीज कर दिया गया है अंडर सेक्शन 356 क्लोज 5, तो ऐसा व्यक्ति वो जहां पर
नकली काउंटरफिट कॉइन और ऐसी ऐसी काउंटरफिट कॉइन बनाने का अपराध है, इसकी अगर ऐसे में उसको रिलीज कर दिया गया है सरकार के द्वारा स्पेशल रूल बना के, तो इसमें तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो बाद में छोड़ा गया जाता है, और वो उनमें से किसी एक रूल का ब्रीच कर देता है, तो उस व्यक्ति को आफ्टर breaching that particular rule or after doing contrary act to those rules notified by the central government, ऐसे व्यक्ति को जो है तुरंत फिर जो है बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रिक्विजिशन आई है, यानी कि किसी दूसरे थाने से या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने भेजी है, या किसी दूसरे जुरिडिक्शन से किसी व्यक्ति की रिक्विजिशन आई है कि जी उस व्यक्ति को जो है विदाउट वारंट अरेस्ट करके हमारे सामने दिया जाए या हमें भेजा जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो लॉफुल कस्टडी से भाग गया है, मान लो अगर कोई थाने में किसी को बंद किया, लॉकअप में बंद कर रखा है उस व्यक्ति को, और वो वहां से जो है वो अब मौका देखकर वहां से भाग जाता है, तो अगर उसको जब दोबारा पकड़ना है, रिटेक उसका करना है, तो उस व्यक्ति के लिए दोबारा वारंट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको विदाउट वारंट ही हम अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जब एक स्थिति ऐसी आती है कि पुलिस के पास अब कोई चारा नहीं बचता, अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट ना किया जाए तो पुलिस को यह एप्रीहेंशन रहती है कि वो व्यक्ति जो है वो कोई क्राइम कर सकता है, यानी कि प्रिवेंटेटिव मेजर्स को लेते हुए भी हम जो है किसी भी व्यक्ति को जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। अब आता है जी कि अब सवाल ये है कि हु कैन, अब अगर हम इस चीज को देखें तो अब हमने देखा कि भी कौन कर सकता है, तो क्या केवल अब हमारी धारणा रहती है कि भी अरेस्ट हो गई, हमें अरेस्ट का मीनिंग पता लग जाता है, अरेस्ट का मीनिंग पता लगने के बाद हमें तरीका पता लगा किस किस को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, किसको विद वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि वो व्यक्ति अब जो है अरेस्ट करने वाली अथॉरिटी कौन कौन सी है, यानी कि वो कौन कौन लोग होंगे जो अथोराइज है एक अरेस्ट को करने के लिए। तो एक अगर सीआरपीसी की हम बात करें तो सीआरपीसी में जो है बेसिकली नॉर्मली अगर हम देखें तो अरेस्ट जो है वो जब भी सामान्य जीवन में देखने को आता है कि अरेस्ट जो है केवल पुलिस ऑफिसर ही करते हैं, लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 43 प्रोवाइड्स करता है, हमें बताता है कि ए प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो मेक एन अरेस्ट, यानी कि आप भी इंडिविजुअली एक व्यक्ति जो है वो भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी पुलिस ऑफिसर का हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर जो है सेक्शन 41 में अरेस्ट कर सकता है कोग्निजेबल केस में, और 42 में जो है इफ ए पर्सन हु रिफ्यूज टू गिव नेम और एड्रेस, अगर 42 में पुलिस के सामने कोई जो है वो नाम और एड्रेस देने में मनाही करता है, या वो जो नाम और एड्रेस देता है वो पुलिस वाले को लगता है कि ये गलत बताया या झूठा बताया है या झूठे साबित हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो है उसको पुलिस ऑफिसर जो दो सेक्शन के अंडर जो पुलिस ऑफिसर है 41 और 42 के अंडर उसको अरेस्ट करता है। अब बात करते हैं प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन में कोई भी व्यक्ति एबीसी, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको अरेस्ट करने की स्थिति होगी, उसको अरेस्ट करने की सबसे पहली जो स्थिति है वो ये है कि वो जो एक्ट है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, यानी कि वो जो अपराध हुआ है वो एक्ट किया है वो कैसा होना चाहिए, वो एक्ट जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता हो, और दूसरा ऑफेंस जो है वो कोग्निजेबल होना चाहिए। तो आईपी जो सीआरपीसी है वो बोथ, ये इसका पता कैसे चलेगा कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो सीआरपीसी के एंड में अगर हम बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट जो लगा है, शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है, एक लिस्ट दी है, उसमें सब पता लगता है कि कौन सा ऑफेंस जो है, ऑफेंस का नेचर क्या है, ऑफेंस का सेक्शन लिखा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसके बाद उस सेक्शन में लिखा होता है कि वेदर इट इज ए बेलेबल और नॉन बेलेबल, विच कोर्ट हैज पावर टू ट्राई इट, और कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये सब चीजें हम वहां से जो है हम टैली कर सकते हैं इन चीजों को। उसके बाद जो है एक स्थिति तो ये है कि अगर किसी प्राइवेट आदमी के सामने अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है या कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल और यहां और शब्द नहीं है, यहां क्या है, एंड शब्द है, यानी कि नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल, यानी ये शर्त जब दोनों पूरी हो गए कोई अपराध हो रहा होता है किसी प्राइवेट व्यक्ति के सामने तो वो व्यक्ति जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रोक्लेम्ड
ऑफेंडर की घोषणा हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति जो कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो है प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके कहां ले जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि प्राइवेट पर्सन अगर किसी को अरेस्ट कर भी ले तो वो कहां लेके जाएगा? थाने में लेके जाएगा या अपने घर लेके जाएगा? ये उसका प्रोसीजर क्या होगा? तो सेक्शन 43 फिर उसका प्रोसीजर बताता है। वो बताता है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है, वो सबसे पहले क्या करेगा? रीजनेबल जो है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, यानी कि उसको रीजनेबल तरीके से उसको इसके बांध के रखेगा, और तुरंत जो है वहां पुलिस अथॉरिटी जो होगी उसको बिना टाइम डिले किए एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको जो है पुलिस ऑफिसर को उनको इन्फॉर्म करेगा, और जब भी वो पुलिस ऑफिसर आ जाएंगे तो ही शैल हैंड ओवर दैट कस्टडी, कि वो प्राइवेट आदमी जो है वो उसकी कस्टडी पुलिस को देगा, एंड देन पुलिस ऑफिसर विल मेक दी फॉर्मल अरेस्ट, यानी कि अब इसमें फॉर्मल अरेस्ट कर पुलिस ऑफिसर करता है। अब आता है एक तीसरी जो कैटेगरी है ऑफिसर्स की, वो जो तीसरी कैटेगरी जो है पर्संस की जो अरेस्ट को अंजाम दे सकते हैं, वो होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 44 प्रोवाइड्स दैट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज कंपिटेंट टू मेक अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। अब वो पर्सन कौन सा होगा? एनी पर्सन, एनी ऑफेंस। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई भी अपराध होता है, और वो अपराध जो है एक तो उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, दूसरा वो ऑफेंस जो है उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए। एवरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज इट्स ओन लोकल ज्यूरिसडिक्शन, तो जो उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उस ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए, और कोई भी ऐसा अपराध जो उसकी प्रेजेंस में हुआ है, ही कैन मेक अरेस्ट, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को भी कह सकता है टू गिव इफेक्ट टू कॉज दैट अरेस्ट। तो ऐसे करके ये जो हमने अभी डिस्कस किया, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अब इसी तरह के नए नए क्रिमिनल लॉ के टॉपिक्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।